बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमने लास्ट 2 यूनिट्स डिस्कस किए थे फाइनल टर्म के हवाले से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, और आज हम 3rd यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनकी ऑलरेडी लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड हुए हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। और आज हम एक 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। इस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे और स्किन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है जैसे कि नेल्स और हेयर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के हवाले से। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिफाइन स्किन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द 2 लेयर ऑफ स्किन। एक स्किन के बारे में पढ़ेंगे, स्किन क्या है, उसके 2 लेयर्स कौन से हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर है, डर्मिस सेकेंड लेयर है, इन दोनों लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लेयर्स बेसिकली क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसका काम क्या है, रोल ऑफ एक्शन क्या है इन दोनों लेयर्स का। फिर एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, और स्किन के बारे में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्किन सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन हेयर एंड नेल्स एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ नेल के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेसिस बाय द प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड हेल्पिंग रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है बेसिकली हमारे होम्योस्टेसिस के अंदर, उसके अंदर भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके साथ साथ ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। इट इज़ अलाउ यू टू सेंस ऑफ प्लेजरेबल, पेनफुल एंड अदर स्टिमुलाई इन योर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमने पहले पढ़ा कि इसके अंदर 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, स्किन के, नेल के और हेयर के बारे में। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि ये जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ये हमें अलाउ क्या करता है, एक सेंस के लिए अलाउ करता है, कि हमें एहसास महसूस करने के लिए अलाउ करता है। हमारी स्किन है, अगर वहाँ पर कोई नोकीली चीज़ लग जाए तो हमें एक डायरेक्ट से पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन फील हो जाता है उस जगह पर। इसी तरह जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस, पेनफुल स्टिमुलस होता है, उसके लिए हमें अलाउ करते हो, उसमें हेल्प करती है स्किन। कि जैसे हमारे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे कोई सुई वगैरह टच हो जाए तो मुझे उस जगह पर पेन फील स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये स्किन क्या है, ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये इसलिए पेनफुल स्टिमुलाई की भी सेंस प्रोवाइड करवाती है हमें। अच्छा, अभी और डिफिनेशन है इसके हवाले से। स्किन एंड इट्स एक्सेसरी स्ट्रक्चर, हेयर, नेल्स अलॉन्ग विद वेरियस ग्लैंड, मसल्स एंड नर्वस मेक अप द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब यहाँ पर ये बात की है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन इन्वॉल्व है, फिर स्किन के साथ जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि नेल्स, हेयर और उसके वेरियस ग्लैंड, स्किन के नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, मसल्स होते हैं। ये ग्लैंड, ये सारी चीज़ें जो स्किन, नेल्स, हेयर, ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी, हेल्प मेंटेन अ constant body temperature and provides a sensory information about the surrounding environment। ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है, एक तो ये टेम्परेचर को कांस्टेंट बराबर नॉर्मलाइज रहने में हेल्प करती है, और दूसरा ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बाहर एक्सटर्नल जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ से कोई सेंस जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करती है। अगर मैं आपको एक सेंस की एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर कि किस तरह एक सेंस प्रोवाइड करवाती है हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मिसाल के तौर पर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा हाथ जो है एक गर्म चीज़ के ऊपर जैसे लग जाता है, गर्म चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, जैसे हमारे कोई गर्म तवे पे लग जाए या आग में थोड़ा सा लग जाए तो एकदम से हमें सेंस फील हो जाता है, इन्फॉर्मेशन फील हो जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्म, अपना हाथ हटा देते हैं। तो इसी तरह ये इन्वायरमेंट से हमें एक सेंस भी प्रोवाइड करवाता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। स्किन की बात करते हैं।
The skin or a continuous membrane cover the external surface of the body. स्किन एक कंटिन्यूस मेम्ब्रान है। क्या कंटिन्यूस मेम्ब्रान मतलब ये एक पूरा फैला हुआ, कंटिन्यू, एक जगह पर लिमिट पे ख़त्म नहीं होता, ये कंटिन्यूस मेम्ब्रान है, पूरा फैला हुआ है, और ये हमारे जो एक्सटर्नल सरफेस है बॉडी का उसको पूरा कवर कर देती है, हमारे पूरे ऑर्गन चीज़ों को भी कवर करके रखती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी it is the largest organ of the body in both surface area and width. ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन क्या है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारे पूरी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इट कवर एरिया 2 स्क्वायर मीटर एंड 20 फीट। स्किन की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 2 स्क्वायर मीटर या 22 फीट तक इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं इतना होता है। और स्किन का जो वज़न होता है ये 4.5 से लेकर 5 kg तक इसका वेट हो सकता है। अगर हम पाउंड्स में देखते हैं तो 10 to 11 पाउंड्स इसका वज़न हो सकता है। स्ट्रक्चर इज स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। अगर हम इसकी एनाटमी देखते हैं, स्किन की स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि हमने पता है कि एनाटमी हम स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं। अगर हम स्किन की एनाटमी देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर वाइज 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक superficially thinner portion which is composed of epithelial tissue in the epidermis. ये एपिडर्मस जो है बेसिकली स्किन की 2 पार्ट से, ऊपर वाली लेयर को हम डर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, और फिर जो सेकेंड लेयर है उसको हम डर्मिस कहते हैं। यहाँ पर ये बात बताया गया है जो ऊपर सुपरफिशियल लेयर है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है और उस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात की है द डीपर थिकर पार्ट, जो ऊपर पार्ट है वो, जो एपिडर्मिस की लेयर है वो पतली है, थिनर है, मगर एपिडर्मिस से जो नीचे डर्मिस वाली लेयर है वो थोड़ी मोटी है। तो द डीपर थिकर पार्ट ऑफ द डर्मिस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्किन की 2 लेयर है, ऊपर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है और एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसी तरह डर्मिस सेकेंड लेयर होती है, ये मोटी लेयर होती है, डीपर थिकर लेयर होती है, ठीक है, और ये किसी से कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये आपको जहन में होना चाहिए कि एपिडर्मिस कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है और डर्मिस कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे सकते हैं, ऊपर वाली देखो जो एपिडर्मिस है बिल्कुल छोटी लेयर है, फिर डर्मिस काफ़ी बड़ी है, फिर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस थर्ड पार्ट है, मगर यहाँ पर बेसिकली 2 लेयर डिस्कस किया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर कुछ सेबेशियस ग्लैंड वगैरह मौजूद है, ये हेयर फॉलिकल्स, ये हेयर फॉलिकल, ये जहन आगे आपको पता लगेगा, ये सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, ये आपको यहाँ पर नज़र आएंगे डर्मिस में और हाइपोडर्मिस में, मगर डर्मिस में नज़र आएंगे, मगर एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं होगी, न कोई हेयर फॉलिकल्स वगैरह नहीं होगा, कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होगा, ये डर्मिस में होते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं आगे 1 by 1। ये आपको नज़र आ भी रहा होगा, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद फिर ये डर्मिस की लेयर स्टार्ट होती है, मगर डर्मिस के एक पार्ट को हम पिपिलर लेयर डर्मिस कहते हैं, दूसरा रेटिकुलर लेयर डर्मिस, ठीक है। अच्छा, स्किन लेयर की बात करते हैं, फर्स्ट एपिडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, इट इज कंपोज्ड ऑफ द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल, इन चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होता, ठीक है। एपिडर्मिस जो है स्किन की आउटर लेयर है और ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल से मिलकर बना हुआ है। इस पहले मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि इस फर्स्ट लेयर के अंदर कोई ब्लड वेसल वगैरह मौजूद नहीं होगा। और पर यहाँ पर बात हुई कि इस जो स्किन की फर्स्ट लेयर होती है इसके अंदर 4 किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक को केराटिनोसाइट कहते हैं, दूसरे को मेलानोसाइट कहते हैं, तीसरे को लैंगार्ड सेल कहते हैं, लैंग्रांज सेल कहते हैं, चौथे को मार्किल सेल कहते हैं। ये 4 किस्म के सेल जो होते हैं ये स्किन की फर्स्ट लेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि इस केराटिनोसाइट्स का क्या रोल ऑफ फंक्शन है, मेलानोसाइट्स का क्या फंक्शन है, लैंगार्ड सेल का क्या फंक्शन है और मार्किल सेल का क्या फंक्शन है। केराटिनोसाइट्स, weight is about 90% of epidermis cell।
जो एपिडर्मल के जो सेल है वो 90% सबसे ज़्यादा की तादाद में केरेटिनोसाइट सेल मौजूद होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। इट प्रोड्यूस केराटिन, और ये जो केराटिनोसाइट सेल्स है ये केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? केराटिन। और इस केराटिन वे केराटिन का फिर क्या काम है? केराटिन जो सेल है ये क्या करती है? प्रोटेक्ट द स्किन अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स। जहन में रखना, ये केराटिनोसाइट सेल जो है 90% एपिडर्मल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। और केराटिन का काम क्या है? ये स्किन के अंडरलाइंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से? हीट से, जरासीम से और केमिकल से प्रोटेक्ट करती है कि कोई केमिकल वगैरह अगर लग जाए हमारे स्किन के ऊपर, कोई हीट लग जाए, कोई माइक्रोब वगैरह, कि वो अंदर की तरफ ना चले जाए, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ये केराटिनोसाइट सेल्स करते हैं। अभी मेलानोसाइट्स की बात करते हैं। इट इज़ 8% एपिडर्मल सेल। जो एपिडर्मल होता है वो 8% अंदर, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। इस मेलानोसाइट इट प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन। ये मेलानोसाइट सेल जो है ये पिगमेंट मेलानिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ये मेलाटोनोसाइट सेल्स पिगमेंट मेलानिन रिलीज करते हैं और इस पिगमेंट बेसिकली कहते हैं कलर को। ये पिगमेंट मेलानिन का काम क्या है? मेलानिन इज येलो, रेड एंड ब्राउन ब्लैक पिगमेंट। ये जो पिगमेंट मेलानिन है ये कलर प्रोवाइड करवाते हैं हमारे स्किन को, जैसे कि येलो, रेड, ब्राउन, ब्लैक, इस तरह की कलर प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो स्किन के जो कलर्स वगैरह होते हैं वो डिपेंड इस मेलानिन की वजह से होते हैं। ब्लैक वगैरह हो जाना, येलो, वो ये मेलानोसाइट सेल्स होते हैं एपिडर्मल के अंदर, उसकी वजह से ये होते हैं। और मेलानिन एब्जॉर्ब द डैमेज अल्ट्रावायलेट लाइट। और अगर अल्ट्रावायलेट लाइट वगैरह हो तो ये मेलानिन सेल्स क्या होते हैं? द मेलानिन एब्जॉर्ब द डैमेज अल्ट्रावायलेट लाइट रेज। और ये मेलानिन क्या करते हैं? जो अल्ट्रावायलेट लाइट रेज है उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं कि वो डैमेज वगैरह ना हो सके। अगर यहाँ पर आप लोग को एमसीक्यूज आता है कि भाई वो कौन से सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो मेलानोसाइट सेल है। ठीक है, लैंगार्ड सेल की बात करें तो ये पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये लैंगार्ड सेल वो सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के साथ हेल्प करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। लैंगार्ड सेल कौन से सेल होते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। जिस इम्यून का काम क्या है? माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ना, उनको मारना। तो इसी तरह ये लैंगार्ड सेल क्या करते हैं? उसी इम्यून सिस्टम के साथ हेल्प करते हैं अगेंस्ट किसके? माइक्रोब्स के। ठीक है, इन्वेट इन द स्किन एंड आर इजीली डैमेज बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट। और ये जो सेल्स होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट रेड की वजह से डैमेज हो सकते हैं। मार्केल सेल, मार्केल सेल जो होते हैं, कुछ सेल्स मौजूद होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। मार्केल सेल क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। ये लोकेटेड इन द डीपर लेयर ऑफ द डर्मिस। एक डर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो है उसका ऊपर, एक तो ऊपर वाली लेयर, वो बिल्कुल जो डीप लेयर होती है ना एपिडर्मिस की, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। मार्केल सेल एंड टेक्टाइल डिस्क डिटेक्ट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टच सेंसेशन। और ये मार्केल सेल जो होते हैं ये टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई चीज़ टच होती है ना तो उसका जो फीलिंग होती है, उसका जो चीज़ हमसे टच हुई तो उस फीलिंग के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल? मार्केल सेल। मार्केल सेल आर टेक्टाइल डिस्क डिटेक्ट। इसके काम क्या है? मार्केल सेल डिटेक्ट करना डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टच सेंसेशन। मुख्तलिफ किस्म की टच सेंसेशन जो हमें, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट अपने आप को पिन करता हूँ या कोई सुई मारता हूँ तो उसकी अलग सेंसेशन होगी। अगर मैं नॉक करता हूँ तो उसकी अलग सेंसेशन होगी। कोई चीज़ मारता हूँ अपने हाथ पे, कुछ अलग सेंसेशन होगी। तो इस सेंसेशन को डिटेक्ट कौन करता है? मार्केल सेल करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बच्चे को नज़र आ, बच्चा है उसका एक पैर जो है इस चीज़ के ऊपर है, दूसरे पैर नीचे, तो इसकी सेंसेशन फील होती है वो मार्कर सेल्स के रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब इस पिक्चर को आप अच्छी तरह से देख भी सकते हैं कि केराटिनोसाइट सेल्स कौन से होते हैं, ग्रेन्यूल्स, और ये सारे आप एक दफ़ा देख ली तो आपके लिए अच्छा होगा। लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। अभी हमने एपिडर्मिस की बात की, अभी एपिडर्मिस की लेयर्स की बात करते हैं कि एपिडर्मिस के कितनी लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस जो होते हैं बेसिकली 5 लेयर पर मुश्तमिल होता है। कितने? एपिडर्मिस 5 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है।
एक एक नंबर 1 है स्टार्टम कार्नियम, स्टार्टम लेसिडियम, स्टार्टम ग्रेनुलिज्म, स्टार्टम स्पाइनिज्म, स्टार्टम बेसल। यहाँ पर मैं आपको बात करूँ, ये जो स्टार्टम क्या कहते हैं, ये स्टार्टम क्रेनियम जो है ये सबसे लास्ट वाली लेयर है। यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, बेस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर स्टार्ट तो यहाँ पर 1 2 3 से लिए, मगर बेसिक जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ से करेंगे, सब स्टार्टम बेसल को करेंगे, फिर उसके स्टार्टम स्पाइनिज्म, क्रेनुलिज्म, एसिडियम, क्योनियम, ये आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसल स्टार्टम, बेसल स्टार्टम की बात है, सिंगल लेयर ऑफ द कोलमनार एंड क्यूबाइडल सेल। ये एक सिंगल लेयर होती है, कोलमनार और क्यूबाइडल सेल से मिलकर बनी होती है। लोअर सरफेस ऑफ सेल्स अटैच टू द डर्मिस। पहले बात जहन में रखना, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता दूँ, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया है, फर्स्ट लेयर इसको डिस्कस किया, सेकेंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ, 5, मगर जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये यहाँ पर ये जो लेयर है ये सबसे डीपर लेयर होगी, जो डर्मिस के साथ, सेकेंड लेयर के साथ अटैच हुई होती है। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे बेसल स्टार्टम, ये बेसल स्टार्टम जो है ये कोलमनार क्यूबाइडल सेल मिलकर बनी हुई होती है, और सरफेस, लोअर सरफेस ऑफ द सेल अटैच टू द डर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस की ये बेसल स्टार्टम वाली लेयर होती है, ये नीचे की साइड से डर्मिस जो लेयर है सेकेंड, जो स्किन की सेकेंड लेयर होती है, ये बेसल स्टार्टम उसके साथ नीचे की साइड से अटैच हुई होती है, ठीक है। रिसीव अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड एंड द डर्मल वेसल्स एंड, अच्छा, और माइटोसिस ओकर इन दिस लेयर एंड मेलानिन एंड प्रोड्यूस इन दिस लेयर। फिर ध्यान रखना, ये बेसल स्टार्टम जो है ये एपिडर्मिस की सबसे आखिरी वाली लेयर होती है। ये बेसल स्टार्टम नीचे डर्मिस के साथ अटैच हुई होती है। ये बेसल स्टार्टम क्या करती है, क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल तो नहीं होते, डर्मिस के अंदर ब्लड सेल वेसल्स होते हैं, तो ये बेसल स्टार्टम क्या करती है, उस डर्मिस सेकेंड जो लेयर है उस डर्मिस से क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, ब्लड वगैरह, उसको रिसीव करती है और ऊपर एपिडर्मिस को प्रोवाइड करती है। फिर ध्यान में रखना, ये और इस लेयर्स के अंदर, इस लेयर माइटोसिस इस लेयर के अंदर होता है। और दूसरी बात, जो मेलानिन सेल्स की हम बात करते हैं, मेलानिन इज प्रोड्यूस इन दिस लेयर, जो मेलानिन सेल्स अभी हमने डिस्कस किए वो इस लेयर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये जहन में रखना। उसके बाद स्टार्टर स्पाइनिज्म, वे एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। यहाँ ये वो लेयर होती है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। 8 to 10 रो ऑफ मेनी साइड्स एंड केरानोसाइट्स विद द बंडल ऑफ द 10 ऑफ फिलामेंट्स। ये तकरीबन 8 से 10 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, और अपेरेंस राउंड एंड लॉन्गर। अगर इस स्ट्रक्चर को, इस लेयर को अगर आप देखोगे तो ये राउंड गोल सी होती है और लंबी सी ये लेयर्स होती है, जो स्टार्टम स्पेनिज्म। ये जितनी भी लेयर मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी की सारी एपिडर्मिस की लेयर डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेच टू द स्किन। जब हमारे जो स्किन स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो उस स्किन को स्ट्रेच करने के लिए और फ्लेक्सिबल इजी मूवमेंट के लिए जो लेयर अलाउ करती है उस लेयर को हम स्टार्टम स्पाइनोजम कहते हैं। और मेलानोसाइट्स आल्सो डीपर इन द लेयर, जो मेलानोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो अपेयर इस लेयर में होते हैं। लास्ट इसमें बेसल स्टार्टम में मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे थे और इस लेयर में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, नज़र आ रहे हैं। अभी थर्ड लेयर की बात करते हैं, स्टार्टम ग्रेन्युलिज्म, ठीक है। ये स्टार्टम ग्रेन्युलिज्म थर्ड लेयर है किस चीज़ की, एपिडर्मिस की। ये जो लेयर हमने भी डिस्कस की है, नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं। पहले हमने बेसल की की वो सबसे आखिरी वाली लेयर, फिर सेकंड, फिर ऊपर, इस तरह 1 बाय 1 ऊपर जाएगी। ये थर्ड लेयर है, ठीक है, ठीक है, नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा, रिलीज ऑफ द लिपिड एंड रिच सिक्रीशन, ये एक वो लेयर होती है एपिडर्मिस की जहाँ पर लिपिड की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होती है, और ये लेयर जो होती है ये 3 से 5 लेयर पर मुश्तमिल होती है। ये जो स्टार्टम ग्रेनुलिज्म है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिपिड की सिक्रीशन होती है, कंसिस्ट ऑफ 3-5 लेयर्स ऑफ द फ्लोरेंट केरानोसाइट्स, और ये 3 से 5 लेयरों पर मुश्तमिल होती है। द लिपिड रिच सिक्रीशन एक्ट वाटर एज अ वाटर एंट्री ऑफ द फॉरेजिंग मटेरियल्स, और यहाँ पर जो लिपिड की सिक्रीशन होती है एज अ वाटर की फॉर्म में सिक्रीशन होती है, एज अ वाटर की तरह वो एक्ट करती है और फॉरेजिंग मटेरियल्स के अगेंस्ट, ठीक है।
और एट देयर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस। और यहाँ पर ये बात हो रही है कि द एक्ट देयर न्यूक्लियस ब्रेकडाउन ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। यहाँ पर न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन भी होती है। एपोप्टोसिस की अगर मैं बात बताऊँ, ये इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल जो होता है वो मरता है। जब सेल की नॉर्मल लाइफ स्पेन पूरी हो जाती है या कोई भी मसला वगैरह हो, जब सेल मरने पे आता है तो वो कोशिश करता है अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। तो वो उस पूरे कंडीशन को, इसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अगर आप एपोप्टोसिस को अलग से पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा सर्च करें, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको एपोप्टोसिस समझाऊंगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप एपोप्टोसिस को पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग से सर्च करेंगे एपोप्टोसिस क्या होता है, जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल डेथ होता है। अब ये फोर्थ लेयर की बात करें, स्ट्राटम कॉर्नियम। स्ट्राटम कॉर्नियम कंसिस्ट ऑफ 25 to 30 लेयर डेड केरानोसाइट्स। ये जो स्ट्राटम कॉर्नियम है, ये तकरीबन इसमें 25 से 30 लेयर होती है डेड केरानोसाइट्स की, जो 25 से 30 लेयर पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये स्ट्राटम कॉर्नियम वाली लेयर। प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोबियल इन्वेजन ड्यूरिंग द इंजरी। अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए, कोई ज़ख़म वगैरह लग जाए, इंजरी हो जाए, क्योंकि फिर ज़ख़म ओपन होता है, स्किन ओपन होती है, जरासीम इजीली अंदर जा सकते हैं। तो ये जो स्ट्राटम कॉर्नियम है, ये 25 से 30 लेयर पर मुश्तमिल होती है। जो जरासीम अंदर जाते हैं, ये उसको अंदर जाने से रोकती है, प्रोटेक्ट करती है। Constant and exposure of the skin and friction and stimuli that are forming of the calces abnormal thickness। ये कहते हैं कंसिस्ट एक्सपोजर ऑफ द स्किन फॉरिजन स्टिमुलाई। अगर बार बार कोई फॉरिजन स्टिमुलेशन वगैरह उसके वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर एबनॉर्मल टेक्निक स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर बहुत ज़्यादा इसको जरासीम वगैरह अगर एक्सपोज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर हो रहा है, स्किन फ्रिक्शन हो रहा है, बार बार रगड़ हो रही, स्टिमुलेशन हो रही है, तो उसकी वजह से वो स्किन जो होती है वो स्कैलस को कहते हैं, उस जगह पर एबनॉर्मल थिकनेस स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टअप लिस्टीडियम वे प्रेजेंट ऑफ द फिंगर टिप एंड पाम सोल्व। ये स्टार्टअप लिस्टीडियम जो है, ये सबसे टॉप, सबसे ऊपर एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो स्टार्टअप लिस्टीडियम कहलाई जाती है। ये प्रेजेंट ऑफ फिंगर टिप एंड पाम, ये वाली लेयर जो होती है हमारे फिंगर टिप और पाम और सोल यहाँ पर मौजूद होती है। स्किन 3 से 5 लेयर पर मुश्तमिल होती है। ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है, contain large amount of keratin and thickening plasma membrane। और ये स्ट्राटम लिस्टीडियम जो लेयर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा की तादाद में केराटिन सेल्स होते हैं, और ये प्लाज्मा में, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रान होता है वो थिक होता है। ठीक है, ये आपको स्ट्राटम कॉर्नियम ये 1 by 1 डिस्कस। ये बेसम जो हमने डिस्कस किया, बेसल, स्ट्राटम बेसल, स्ट्राटम स्पेनोजम। ये जो स्ट्राटम बेसल है ना, ये नीचे डर्मिस, ये वाली डर्मिस लेयर है। इसका स्ट्राटम बेसम के अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये डर्मिस है, ये स्ट्राटम बेसल देखिए, इसकी जो नीचे लेयर है डर्मिस के साथ अटैच हो रही है। ये हमने जब ये 4 5 6 अभी डिस्कस किए लेयर, ये नीचे से ऊपर की तरफ हम गए। ठीक है, अभी डर्मिस की बात करते हैं। वे डर्मिस की बात करते हैं तो द सेकेंड एंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन। डर्मिस जो होता है ये सेकेंड और डीपर पार्ट है, हमारा स्किन का सेकेंड लेयर होती है। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये डर्मिस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, और इसके अंदर एरोलर कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद है, और कोलेजन सपोर्ट द एपिडर्मिस। कोलेजन बेसिकली प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, ये कोलेजन क्या कहते हैं, ये सपोर्ट करता है एपिडर्मिस को। ठीक है, इलास्टिन एक सिमिलर प्रोटीन है। इलास्टिन क्या है, इलास्टिन एक प्रोटीन है। क्या है इलास्टिन, आप सिमिलर प्रोटीन कीप इन द स्किन फ्लेक्सिबल। ये इलास्टिन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो स्किन को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है। दिस इज द सब्सटेंस दैट अलाउ द स्किन ऑफ स्प्रिंग बैक इनटू द प्लेस व्हेन अ स्ट्रेच। ये इलास्टिन एक वो सब्सटेंस है, वो प्रोटीन है जो क्या कहते हैं, जब हमारी स्किन स्ट्रेच हो जाती है, जब स्ट्रेच हो जाती है तो वो दोबारा बैक होने के लिए स्प्रिंग तरह लागू, मतलब मिसाल के तौर पर एक फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए हेल्प करती है ये इलास्टिन किस्म की प्रोटीन। ठीक है, डर्मिस। द डर्मिस कैन बी डिवाइड इनटू द पेपिलरी रीजन एंड रेटिकुलर रीजन। मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि डर्मिस जो है इसको इसमें डिवाइड किया, एक इसका 2 रीजन है, एक पेपिलरी रीजन है ऊपर वाला, और उसके बाद जो नीचे वाला रीजन है वो क्या है, क्या कहते हैं,
क्या दूसरा नाम है, एरुलर रेटिकुलर रीजन। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ, अगर है यहाँ पर तो डर्मिस, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, स्किन इसकी सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ तो इसकी जो फर्स्ट ये वाली स्टार्ट होगी, ये इसको पेपिलरी रीजन कहलाई जाएगी, और नीचे वाली जो है रेटिकुलर रीजन कहलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लोगों ने बड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ये डर्मिस है। इसकी एक वाली हिस्सा जो है ये जो एपिडर्मिस से स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट जो है ये पेपिलरी रीजन कहलाई जाती है, और नीचे वाली जो रेटिकुलर कहलाई जाती है। ठीक है जी हाँ। अच्छा, फिर है इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ, अच्छा, द पेपिलरी रीजन मेक अप अबाउट 1/5 ऑफ द थिकनेस ऑफ द टोटल लेयर। और ये जो पेपिलरी रीजन है ये 1/5 तक मोटी होती है, 5% में से 1% ये मोटी होती है पेपिलरी रीजन, थिकनेस होती है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द एरोल कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉन्टेन अ इलास्टिक फाइबर। और ये जो पेपिलरी रीजन है बेसिकली ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह जो रेटिकुलर रीजन है ये अटैच होती है सबक्यूटेनियस लेयर से। ये जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था पिक्चर में, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये सारा डर्मिस है एग्जांपल के तौर पर, तो इसमें ये जो हाफ पोर्शन होगा ये पेपिलरी लेयर कहलाई जाएगी, और ये नीचे वाला हाफ पोर्शन जो होगा यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो ये रेटिकुलर रीजन नीचे डर्मिस के साथ अटैच है। यहाँ पर ये बात डिस्कस की गई है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बताया है द रेटिकुलर रीजन विच अटैच टू द सबक्यूटेनियस लेयर, ये एपिडर्मिस की सेकंड जो लेयर रेटिकुलर, ये नीचे सबक्यूटेनियस लेयर या हाइपोडर्मिस के साथ अटैच है। ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर को हाइपोडर्मिस भी हम कहते हैं। अच्छा, consist of the dense irregular connective tissue which contain of fibers and bundle of collagen and some elastic fibers। और ये रेटिकुलर जो लेयर है या रेटिकुलर रीजन जो है ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, और इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट एंड बंडल ऑफ कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये जो ऐसा ये हिस्सा है ये सारा एपिडर्मिस की बात हो रही है, फिर यहाँ से ये डर्मिस रीजन आ गया, डर्मिस रीजन यहाँ से लेकर ये सारा ये डर्मिस रीजन आता है ये वाला। तो इस डर्मिस रीजन को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ये वाला ऐसा पेपिलरी लेयर, और इससे पेपिलरी लेयर से फिर ये सारा नीचे रेटिकुलर लेयर, फिर रेटिकुलर लेयर के एंड से नीचे एपोडर्मिस स्टार्ट हो जाता है। फिर सिमिलर द पेपिलरी एंड रेटिकुलर रीजन ऑफ द डर्मिक। पेपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन के बारे में बताया गया, समरी दी गई है थोड़ी सी, कि सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस 1/5 एंड कंसिस्ट अ रूरल कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर कंटेन अ डर्मल एपिपिलरी एंड फ्री नर्व एंडिंग। यहाँ पर ये बताया कि पेपिलरी जो है ये पेपिलरी, ये डर्मस का जो फर्स्ट पोर्शन है वो पेपिलरी रीजन कहलाया जाता है, 1/5 पोर्शन है इसका। और ये पेपिलरी जो है ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और उसके साथ साथ इलास्टिक फाइबर भी मौजूद होते हैं, और इसके अंदर फ्री नर्व एंडिंग मौजूद होती है। इसी तरह रेटिकुलर की बात करें तो ये जो डर्मिस की सेकंड लेयर है नीचे डीपर वाली, डीपर पोर्शन ऑफ द डर्मिस 1/4, ये पोर्शन जो होता है ये रेटिकुलर लेयर कहलाई जाती है डर्मिस की। और ये भी डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, उसके साथ बंडल ऑफ कोलेजन एंड कोर्स ऑफ इलास्टिक फाइबर भी मौजूद होते हैं। Space fiber between the fibers contain few adipose tissue cells, hair follicles, and nerve subcutaneous gland and surrounding glands, pseudophorus glands। फिर यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये जो स्पेस फाइबर्स मौजूद होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंड लेयर जो होती है डर्मिस, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, और हेयर फॉलिकल्स भी मौजूद होते हैं, कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, पहले मैंने आपको बताया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्पेस होता है ये फाइबर्स इस सेकेंड लेयर के अंदर, यहाँ पर एडिपोज टिश्यू सेल्स भी मौजूद है, हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं सेकेंड लेयर में, कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो भी मौजूद होते हैं सेकेंड डर्मिस लेयर में, और सेडिफियरस ग्लैंड्स ये भी मौजूद होते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये सेबेशियस ग्लैंड या सेडिफियरस ग्लैंड स्किन की कौन सी लेयर में मौजूद होते हैं, तो ये आपको जहन में होना चाहिए कि सेकंड लेयर में मौजूद होते हैं। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से सेकंड लेयर के कौन से पार्ट्स में मौजूद होते हैं, पेपिलरी या रेटिकुलर, तो आपने जहन में रखना चाहिए। ठीक है,
अच्छा अब ये थर्ड लेयर की बात, ये बेसिकली उसकी लेयर तो नहीं है, उसको लेयर को तो नहीं कह सकते, लिहाजा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबकुटेनियस टिश्यू को, इसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ये स्किन की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट मौजूद होता है। वे सबकुटेनियस टिश्यू विच इज़ आल्सो नाउन एज हाइपोडर्मस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सबकुटेनियस टिश्यू को हम दूसरा नाम हाइपोडर्मस भी कहते हैं। हाइपो नीचे, डर्मस सेकेंड लेयर के नीचे हाइपोडर्मस, ठीक है। और इसको हम, ये स्किन की सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि स्किन की सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी है, तो वो हाइपोडर्मस या सबकुटेनियस टिश्यू, ठीक है। It is made up of fat and a connective tissue that is house along our blood vessels and nerves. ये ज़हन में रखना। ये जो लेयर है हाइपोडर्मस, ये बेसिकली फैट और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। किसी से बहुत ज़्यादा फैट होता है यहाँ पे, ठीक है। और वो लार्ज ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स वगैरह, वो सारे इस सबकुटेनियस हाइपोडर्मस लेयर्स में मौजूद होते हैं। जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, ये सारे के सारे हाइपोडर्मस में मौजूद होते हैं। सबकुटेनियस टिश्यू एक्ट एज अ एयर इंसुलेटर एंड रेगुलेट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये जो सबकुटेनियस टिश्यू है, इसका बेसिकली काम क्या है, ये बेसिकली हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ अ मिसिंग ऑन अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द स्किन इज स्पेशली थिन, द आईलेट्स एंड निपल एंड जेनिटलिया। ये बताया जा रहा है कि हाइपोडर्मस के बॉडी के कौन कौन से हिस्सों में ये थर्ड लेयर नहीं होती। बॉडी में तो पूरी जगह होती है थर्ड लेयर, मगर कुछ ऐसे जो पतले पतले हिस्से होते हैं बॉडी के, वहाँ पर ये नहीं होती, ये हाइपोडर्मस वाली है। जैसे कि आईलैड्स हो गए, आईलैड्स के फिर एपिडर्मस डर्मस है, हाइपोडर्मस आईलैड्स में नहीं है। निपल हो गए, जेनेटिलिया हो गया, ये जेनेटल्स, ये जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली हाइपोडर्मस नहीं होता। इस हाइपोडर्मस की दूसरा काम क्या करती है, शॉक एब्जॉर्ब प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द इंजरी। ये सबकुटेनियस या हाइपोडर्मस लेयर शॉक ऑब्जॉर्ब का काम भी करती है और इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और इट आल्सो स्टोर फैट एज एनर्जी रिजर्व इन द इवेंट एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड नीड टू पावर ऑफ द बॉडी। ये जो लेयर होती है बेसिकली फैट को स्टोर करती है एज एन एनर्जी के लिए। जब फिर इस बॉडी के पास एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसको एनर्जी नहीं मिली, तो फिर ये फैट्स जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं और इससे एनर्जी हासिल की जाती है। ये जो हाइपोडर्मस है इसको फैट को भी स्टोर करती है एज एनर्जी पर्पस के लिए। द ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फ वेसल्स एंड हेयर फॉलिकल्स आल्सो क्रॉस थ्रू दिस लेयर। फिर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, हेयर फॉलिकल्स, ये सारे इस लेयर को क्रॉस करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया एक्सेसरी जो उसके ऑर्गन है, वो फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक के लिए यही काफ़ी है। अगर कोई भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर करवा दूँगा। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे।